Hello everyone. This is the seventh video of the chapter Biotechnology Principle and Processes. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने क्लोनिंग वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज के बारे में बात की थी और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स को देख रहे थे। अब सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जो है उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट सेल, मतलब जिन सेल में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है, जिन होस्ट सेल में, उनको हम किस तरीके से जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल हैं उनसे अलग पहचान सकते हैं और उनको कैसे हम मतलब उन टोटल जो होस्ट सेल पॉपुलेशन है उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो पहला मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दैट मीन्स जो भी होस्ट सेल हैं उनमें कौन सा वेक्टर है, उस वेक्टर में एक कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इसके बेसिस पे हम रिकॉम्बिनेंट जो सेल हैं उनको पहचानेंगे। देखिए लिखा है द लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए। एलियन डीएनए मतलब जो हमारा डिजायर्ड जीन है। द लाइगेशन मतलब अटैच होना। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट। जो हमारा जो डिजायर्ड जीन है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है, वो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एक साइट है उस पर अटैच होगा, प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक। आपको पता है कि जो PBR322 जो वेक्टर है उसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो अगर सपोज कि हमें अपना फॉरेन डीएनए अटैच करना है और हमने उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 से कट किया है, तो हम BAM-H1 उस ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम PBR322 को कट करेंगे तो BAM-H1 एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, वो पड़ती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है उसके ऊपर पड़ती है। चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए ये है, ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अगर हम PST1 या PVU1 से कट करते हैं तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कट होता। लेकिन अगर हमने BAM-H1 से कट किया है और यहाँ पे अगर हम अपना जीन अटैच करेंगे तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ये कट हो जाएगा और इसकी जगह पे ये हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो अटैच हो जाएगा। फॉरेन डीएनए के अटैच होने से क्या होगा कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा और जो प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को खो देगा। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है ये देखते हैं। देखिए, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा जिसमें हम अपना डीएनए अटैच करेंगे विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को लूज कर देगा ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, क्योंकि हमने उसी की प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट के फॉरेन डीएनए अटैच किया है। एंड कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। और इसी तरीके से हम उनको नॉन रिकॉम्बिनेंट जो सेल हैं उनसे अलग कर सकते हैं जब हम उन होस्ट सेल को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेंगे। तो अगर जैसे सपोज कि हम टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पे जो होस्ट सेल है जो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं कर पा रही है, तो हम ये समझ जाएंगे कि वहाँ उसी में ही हमारा डीएनए अटैच है। देखिए एग्जैक्टली पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं वो एम्पिसिलिन पे ग्रो करेंगे। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो एम्पिसिलिन पे ग्रो करेंगे और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं मतलब जिसमें आपका डीएनए है वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली समझिए होता क्या है कि आपको जब भी आप अपना जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है जो इंसल्ट कराएंगे होस्ट सेल में, तो आपको तीन तरह की कंडीशन मिलेंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि जो होस्ट सेल होगी उसमें ना तो आपका डीएनए गया है और ना ही वेक्टर का डीएनए गया है, इसमें इंसल्ट कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें ना तो आपका डीएनए गया ना वेक्टर का डीएनए गया है। दूसरी सेल कंडीशन ये होगी कि इसमें वेक्टर का तो डीएनए मतलब उसका खुद का डीएनए है और इसमें ग्रीन कलर से जो PBR322 ये बना देते हैं, ये मतलब PBR322 तो गया है बट ये वो PBR322 नहीं है जिससे आपका जीन अटैच है। दैट मीन्स जब आपने अपना जीन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में की हेल्प से कट करके PBR322 में अटैच किया होगा तो उसमें से बहुत से ऐसे PBR322 वेक्टर होंगे जिनमें आपका जीन अटैच नहीं हुआ होगा। तो कुछ सेल ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें PBR322 तो गया हो बट आपका जो कहते हैं कि जो फॉरेन डीएनए है वो
नहीं गया हो। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो सेल है उसमें उसका खुद का डीएनए तो है ही, साथ में वेक्टर डीएनए भी है, मतलब PBR322 भी पहुंचा है, और PBR322 में भी ये ब्लू कलर से हम बना देते हैं, इसमें वो डीएनए भी पहुंचा है जो हम आपने उसमें अटैच किया था। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 3 तरह की सेल मिलेंगी। पहली सेल वो होंगी जिसमें ना तो PBR322 पहुंचा, मतलब ना तो वेक्टर पहुंचा है, ना ही आपका डिजायर्ड जीन पहुंचा है, ठीक है। दूसरी सेल वो होंगी जिसमें वेक्टर तो पहुंचा है, मतलब PBR322 तो पहुंचा है, बट उसमें आपका डिजायर्ड जीन अटैच नहीं था। तीसरी वो सेल हैं जिसमें वेक्टर भी पहुंचा है और उसमें आपका जो डिजायर्ड जीन है वो अटैच है। डिफरेंस कैसे होगा? देखिए, जो पहली वाली सेल है, पहली तरह की बैक्टीरिया सेल है, ये ना तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगी और ना ही ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होगी। तो अगर हम एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगे तो ये सेल ग्रो नहीं कर पाएगी और ना ही टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पाएगी, ठीक। तो सबसे पहले तो ये हट जाएगी। अब बची 2 सेल। ये जो सेकंड नंबर की सेल है जिसमें PBR322 गया है सिर्फ, उसमें वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट तो रेजिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट है, मतलब इन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक। तो जो सेल एम्पिसिलिन में भी ग्रो कर रही है और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर रही है, इसका मतलब है कि ये वो सेल है जिसमें वेक्टर तो गया है बट उसमें आपका डिजायर्ड जीन नहीं गया है। तीसरी सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया, मतलब एक्चुअली ये सेल आपको चाहिए, तो ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट तो रेजिस्टेंट है बट टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं। इसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि आपने जो अपना फॉरेन डीएनए अटैच किया था वेक्टर में, वो BAM-H1 से कट किया था, और BAM-H1 जो उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट थी वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे थी। तो इसका मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है जिसमें आपका जीन अटैच है, वो वेक्टर सिर्फ एम्पिसिलिन के अगेंस्ट तो रेजिस्टेंट है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी सेल को नहीं दे पाएगा। तो हमें यही सेल चाहिए। तो दैट मीन्स हम समझ गए कि जब हम नॉर्मल एक एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो करेंगे तो वो सेल तो पहले ख़त्म हो जाएंगी जिसमें ना वेक्टर गया है ना रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया है। दूसरी एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में वो 2 सेल ग्रो करेंगे जिसमें सिर्फ वेक्टर है और दूसरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। लेकिन जब उसमें से आप सेल्स को टेट्रासाइक्लिन प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें सिर्फ वही सेल ग्रो करेंगी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाली है, जिसमें हमारा जीन नहीं है, और टेट्रासाइक्लिन में जो ग्रो नहीं कर पाएंगी वो सेल हैं जिनमें हमारा जीन गया है। तो दैट मीन्स इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन सेल में हमारा जीन गया है, किन सेल में हमारा फॉरेन डीएनए नहीं है। देखो लिखा है, द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन द कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं जिनमें rDNA है वो एम्पिसिलिन में तो ग्रो करेंगी लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेंगी, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी खो चुका है। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, मतलब जिसमें वेक्टर तो गया है बट डिजायर्ड जीन नहीं गया है, विल ग्रो मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक, मतलब एम्पिसिलिन में भी ग्रो करेगी और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगी। तो इस केस में क्या होता है कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प कर देता है, हमको बताता है सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने में। जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है चूँकि वो इनएक्टिवेट हो गया है, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो तो ये बता रहा है कि उस सेल में मतलब वेक्टर गया है। अब वेक्टर नॉर्मल गया है कि रिकॉम्बिनेंट जिसमें हमारा डीएनए अटैच है वो वेक्टर गया है, उसके लिए हमारे दूसरे जो एंटीबायोटिक्स है उसकी वजह से क्लियर होगा, क्योंकि जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में इनएक्टिवेट हो गया है ड्यू टू इंसर्शन। इस प्रोसेस को हम इंसर्शन इनएक्टिवेशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये हेल्प करता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। इंसर्शन इनएक्टिवेशन को डेफिनेशन भी वाइज भी देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ स्क्रीनिंग मतलब सिलेक्शन फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमको चाहिए, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द क्लोन्ड डीएनए फ्रैगमेंट, जो भी क्लोन्ड डीएनए फ्रैगमेंट होगा वो कोडिंग सीक्वेंस को डिस्टरप्ट कर देगा, मतलब जहाँ पे भी वो अटैच होगा वहाँ के कोडिंग सीक्वेंस को वेक्टर जीन के डिस्टर्ब कर देगा। इसी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दैट मीन्स अगर हमारा फॉरेन डीएनए अटैच है तो वो प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी खो देगा। तो इसी प्रोसेस को इंसर्शन इनएक्टिवेशन बोलते हैं। दूसरा एक है एक्सप्रेशन, दूसरा एग्जाम्पल है ब्लू वाइट सिलेक्शन मैथड। ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड भी एक दूसरा बहुत ही पावरफुल स्क्रीनिंग मेथड है, इसलिए बहुत ही ईजिली इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से।
ठीक है, तो ये कैसे करते हैं इसको आइए देखते हैं। देखिए ब्लू-वाइट सिलेक्शन मेथड में होता क्या है, इट इज़ अनदर पावरफुल मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये तो जनरल है। देखो ये मेथड डेवलप होता है इंसर्शन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द लैग्जेड जीन। लैग्जेड जीन वेक्टर पे प्रेजेंट होता है, जनरली वो वेक्टर है PUC19। अगर हम PUC19 वेक्टर को लेते हैं तो उसमें लैग्जेड जीन प्रेजेंट होगा। लैग्जेड जीन क्या करता है, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है, और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, ये क्लीव कर देता है, कलरलेस सबस्ट्रेट होता है एक्स गैल, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम डिफरेंट है, एक्स गैल होता है, उसको ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन अगर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा तो जो एक्स गैल है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर लैग्जेड जीन इनएक्टिवेट हो जाए, अगर हम लैग्जेड जीन पे कट करके हम अगर अपना रिकॉम्बिनेंट जो हम फॉरेन जीन है वो अटैच कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर PUC19 वेक्टर में लैग्जेड जीन नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स वो जो PUC19 वेक्टर है वो रिकॉम्बिनेंट है और उसमें हमारा जीन अटैच है, क्योंकि हमने हमारा जीन जब अटैच होगा, डिजायर्ड DNA जब अटैच होगा तो लैग्जेड जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इफ़ आफ्टर अ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट द ई कोलाई होस्ट सेल, और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बाद ई कोलाई को हम एम्पिसिलिन और एक्स गैल कंटेनिंग सॉलिड मीडिया में रखेंगे। देखो होता क्या है कि अब यहाँ पे भी आपको 3 सेल मिलेंगी। एक सेल वो होंगी जिनके पास अब ना सिर्फ खुद का DNA होगा, उसमें ना वेक्टर का DNA गया होगा ना डिजायर्ड DNA गया होगा, ये पहली सेल है। दूसरी सेल वो होंगी जिसमें उनके पास अपना खुद का DNA तो है और साथ में PUC19 भी है, ठीक है, ये PUC19 भी है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, इसमें आपका DNA अटैच नहीं हुआ, दैट मीन्स इसमें लैग्जेड जीन जो है वो एक्टिव है। और तीसरी वो सेल हैं, ये तो दूसरी हो गई, और तीसरी वो सेल हैं जिसमें उनका खुद का DNA तो है, साथ में उनका जो PUC19 वेक्टर है वो भी है, और उसमें जो आपका जीन है, जो फॉरेन DNA है वो भी अटैच है लैग्जेड जीन पे। तो दैट मीन्स ये जो थर्ड वाली सेल हमको ये चाहिए। तो अगर हम सेल को एक्स एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो करते हैं, पेट्री डिश में, जैसे मान लो एक पेट्री डिश है, इसमें ग्रो कर रहे हैं और इसमें एम्पिसिलिन है, तो पहले नंबर वाली सेल जिसमें वेक्टर ही नहीं है तो वो तो पहले ही इस पर ग्रो नहीं कर पाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। अब बची दो सेल, एक वो सेल जिसमें सिर्फ PUC19 है और दूसरा जिसमें रिकॉम्बिनेंट PUC19 है। डिफरेंस दोनों में ये है कि जो रिकॉम्बिनेंट PUC19 है वो लैग्जेड जीन उसमें इनएक्टिव है और वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बना रहा है, जबकि जो सेकंड नंबर वाली सेल है जिसमें सिर्फ वेक्टर है वो बना रहा है। तो अगर हम इसमें एक्सगैल भी मिला देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सेल ग्रो करती हैं, ये भी सेकंड वाली भी करती हैं और थर्ड वाली भी करती हैं। अब इसमें क्या है, हमने बताया था कि जो बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम बनता है ये एक्स गैल को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसमें कुछ सेल के चारों तरफ आपको ब्लू कलर शो करेगा, कुछ सेल के चारों तरफ ब्लू कलर नहीं शो करेगा, वो वाइट रहेंगी। तो अब यहाँ पे हमको देख के समझ जाना है कि अगर सेल के बाहर ब्लू कलर शो कर रहा है दैट मीन्स ये वो सेल हैं जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना रही हैं। इसका मतलब है कि इनमें लैग्जेड जीन एक्टिव है, इसका मतलब इसमें PUC19 तो है बट हमारा जो फॉरेन DNA नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये ब्लू कलर वाली सेल नहीं चाहिए। दूसरी सेल, इसका मतलब अगर दूसरी सेल जो है वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में तो ग्रो कर रही है, इसका मतलब इसमें PUC19 है, और अगर ये लैग्जेड जीन इनका इनएक्टिव हो गया है और बीटा ग्लूकोसाइडेज नहीं बन रहा है तो इनके चारों तरफ वाइट कलर ही शो होगा, इनमें ब्लू कलर नहीं आएगा। तो जिनमें वाइट कलर ही शो हो रहा है, ब्लू कलर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यही वो सेल हैं जिनमें हमारा जो डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट है वो है डिजायर्ड जीन है, क्योंकि उसके ऐड होने से लैग्जेड जीन जो था वो इनएक्टिव हो गया था। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आइए देखते हैं, द कॉलोनीज विच अपियर ब्लू आर दोज, जो ब्लू अपियर हो रही कॉलोनी वो हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट तो हैं बट डू नॉट हैव द इंसल्ट, लेकिन उसमें एंजाइम जो जीन है जो एक्सप्रेस एक्टिव एंजाइम नहीं है। जबकि कॉलोनीज जो वाइट दिख रही हैं और जो वाइट कॉलोनी है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी हैं और उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA भी है, इसलिए ये वही सेल हैं जिनको हम फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आपको ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड में क्लियर हो गया होगा कि वाइट सेल जो है वही हमारे पर्पस की हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ ई कोलाई रिकॉम्बिनेंट्स, तो ई कोलाई रिकॉम्बिनेंट्स को देखने के लिए हम इसको करते हैं। देयर आर सेवरल अदर मेथड्स, और भी बहुत से मेथड्स हैं होस्ट सेल रिकॉम्बिनेंट्स को देखने के लिए,
बट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। लेकिन प्रिंसिपल सेम होगा, और प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि जितने भी सिलेक्शन मेथड्स होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रेट्स, मतलब जीन एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसी के बेसिस पे हम रिकॉम्बिनेंट सेल को सेलेक्ट करते हैं। दैट रिकॉम्बिनेंट सेल वो जिसमें हमारा डिजायर्ड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो है, जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आई होप ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, सिलेक्शन मेथड्स क्लियर हो गए हों, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। और तब तक ले वेट करिए, जल्दी ही आपको इसके आगे का जो है वीडियो, आगे के सिलेबस को हम कवर करेंगे। तो तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।